हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अध्याय 10 इतिहास छठी कक्षा का नए साम्राज्य और राज्य का तीसरा भाग। इसके पहले के दो भाग मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, जिससे आपको पूरा का पूरा लेसन अच्छे से समझ में आएगा। ये एनसीईआरटी की बुक पर आधारित ही आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर लाइन दर लाइन, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपके पास बुक है तो आप उसे खोल कर भी इसके साथ उसको समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं इसका तीसरा भाग। तो हम पेज नंबर 108 तक कर चुके थे और इसका भी कुछ हिस्सा कर चुके थे। पेज नंबर 109 में देखिए, नए प्रकार की सेना। कुछ राजा, हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं, एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इसे ध्यान से समझते हुए चलिए, और अगर आपके पास बुक है तो आप उसे भी देख सकते हैं, इसे साइड में लगा के सुन सकते हैं। ठीक है। तो उस वक्त पर सेना कैसी होती थी, तो इसमें बता रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छी खासी सेना होती थी। कुछ जिसमें कुछ हाथी सवार होते थे, कुछ रथ में होते थे, कुछ घुड़सवार थे, कुछ पैदल सिपाही होते थे। मतलब एक बहुत ही संगठित एक रचना होती थी उस वक्त के राजाओं की सेना की। और इनमें से कुछ सेना नायक भी होते थे, उनके कैप्टन, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। तो वेतन नहीं के बराबर के बजाय उन्हें भूमि दे दी जाती थी। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे और इनका काम था उससे कर यानी राजस्व यानी टैक्स कलेक्ट करना। ठीक है। जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे, और जो पैसा मिलता था उससे वो अपनी सेना को उसको स्ट्रेंथन करते थे, मजबूत करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। तो यही लोग सामंत कहलाए बाद में। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते। देखिए, राजा के बाद जिसको भी पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाएगी टैक्स कलेक्शन की, या जिसको अधिकार दिया जाएगा कि वो लोगों से राजस्व यानी कर, जो धन है एक निश्चित मात्रा में जो देना होता है आपको राज्य को, वो कलेक्ट कर सके। तो जाहिर सी बात है, जिसके पास धन है उसके पास शक्ति है। तो कहीं राजा दुर्बल है, अयोग्य है, तो ऐसे में ये सामंत मिलकर या कोई एक मजबूत सामंत ही अपने उस एरिया का छोटा मोटा राजा बन बैठता था, और वो बहुत ही स्वतंत्र हो जाता था, उसके अधीन नहीं रहता था। ठीक है। तो ये रही बात कि सेना कैसी थी, उसके सेना नायक कैसे थे, उन्हें वेतन मिलता था या भूमि मिलती थी, और किस तरह की कार्यप्रणाली थी। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। हमने पल्लव पढ़े, चालुक्य पढ़े, तो इस समय सभाएं क्या होती थी ये हम इसमें देखने वाले हैं। तो पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। देखिए, सभा और समिति आपने वैदिक काल वाले एरिया में भी, टाइम में भी सुना होगा। लेकिन ये सभा जो थी, जो साउथ इंडियन जो ये राजवंश थे पल्लव, इनके समय जो ब्राह्मण जो थे, जाति पर आधारित जो भूस्वामी थे, उनके एक संगठन को कहा जाता था सभा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए क्या करती थी, सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। तो एक तरह गांव के कुछ अलीट लोग या संभ्रांत लोग जो भूस्वामी होते थे सामान्यतः, उन लोगों का एक संगठन है, जिसे, जहाँ ब्राह्मण भूस्वामी हैं उन्हें कहते हैं सभा, जहाँ गैर ब्राह्मण हैं यानी ऐसे भूस्वामी जो ब्राह्मण नहीं हैं, वहाँ इसको कहा जाता था उर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। नगरम क्या है? अब नगरम है व्यापारियों का एक संगठन। ध्यान, इन इन जो भी शब्द आपको नए दिख रहे हैं उनको या तो आप अंडरलाइन करेंगे या फिर अपने नोट्स बनाते चलेंगे। खाली नगरम लिख लीजिए, उसके आगे लिखिए व्यापारियों का एक संगठन, और इसके आगे ये भी लिख दीजिए पल्लव। ठीक है, अभी की बात हो रही है क्योंकि उन्हीं के अभिलेखों में ये वर्णित है। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। तो जो भी वहाँ, जो भी वो संगठन है, वो उसके सबसे ऊपरी जो एक वो है, लेयर है, चाहे वो ज़्यादा धनवान भूस्वामी हैं या धनवान व्यापारी हैं, उन्हीं लोगों का वो संगठन है। ठीक है। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही, यानी सैकड़ों सालों तक उन्होंने कार्य किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी उस समय। अब आ जाइए आप पेज नंबर 110 पर।
उस ज़माने में आम लोग कैसे थे। तो सबसे पहले हमने देखा, नए इस चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। तो जो प्रशस्तियाँ हैं या बाहर से आए हैं, जैसे हमने देखा इसमें हर्षवर्धन के समय में वेनसांग आए थे। तो ऐसे कई चीज़ें हैं उनके समय में, जो चीज़ें लिखी जाती हैं, कही जाती हैं, पत्थरों पे उकेरी गई हैं उनकी प्रशंसा के रूप में, जीवनी के रूप में, किसी भी रूप में। तो उससे हमें पता चलता है उस वक्त की जो व्यवस्था थी, राजा कैसे थे, सेना कैसी थी, लोग कैसे थे। तो अब हम पढ़ते हैं लोगों के बारे में। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके उदाहरण देखते हैं। कालिदास, आपने नाम सुना होगा इनका। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा अधिकांश ब्राह्मणों को, और अधिकांश जो ब्राह्मण हैं वो संस्कृत बोलते हुए दिखाए गए हैं, जबकि अन्य लोग, महिलाएं, प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। प्राकृत भी एक भाषा का नाम है, इसे आप नोट कर लें। इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें क्या हुआ था, दुष्यंत नाम का एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। ठीक है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो उस वक्त जितने भी कथाकार थे, नाटककार थे, कालिदास जैसे बड़े कवि थे, उनकी रचनाओं में भी हमें तत्कालीन जो चीज़ें हैं, लोग हैं, उनकी बहुत जानकारी हमें मिलती है। चाहे वो एक साहित्यिक विधा में ही लिखी गई है, एक कहानी के रूप में लिखा गया है, या किसी भी रूप में लिखा गया है, लेकिन व्यक्ति तो वही लिखेगा ना जो उसके आसपास हो रहा है। वो ऐसी चीज़ तो नहीं लिखेगा जो है ही नहीं। ऐसी भी चीज़ें लिखी जाती हैं फ़िक्शन में, लेकिन अक्सर हमें उसकी लिखावट में उन चीज़ों का एक दर्पण देखने को मिलता है जिस समय में वो लिख रहा होता है या जिस समय का वह है। अब ये एक प्रसंग दिया है यहाँ पर, इसको ध्यान से पढ़िए। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की। दुर्घटनावश उसे एक मछली निकल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह पेश आया उससे। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ बड़ा हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है, तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। इसके लिए आपको अध्याय 6 और 7 को देखना पड़ेगा इस आंसर के लिए। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का एक किस्सा है जहाँ वो अंगूठी एक मछुआरा उनको देता है राजा को। ठीक है। तो उसी पर आधारित ये सवाल पूछा गया है कि अगर आज ऐसा होता है तो उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाएगा। हम आगे देखते हैं, पेज नंबर 111 पे आइए। चीनी तीर्थयात्री फाशियन, इनका नाम आप अंडरलाइन करिए। इनका ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। देखिए, आज ऐसा नहीं है इतना भेदभाव प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उस वक्त की बात जब ये कर रहे हैं, बाहर से जो आ रहे हैं यात्री, वो लिखते हैं अपने लेखों में कि ऐसी घटनाएं यहाँ हुआ करती थी कि जब किसी एक खास व्यक्ति को जो निम्न जाति का समझा जाता है, उसे अपने उद्घोषणा करते हुए, यानी ये घोषित करते हुए आना होता था कि वो आ रहा है, और उसके लिए कुछ आवाज़ उसको लकड़ी के सहारे या किसी लकड़ी में कभी घुंघरू बांधने पड़ते थे जिससे पता लग जाए लोगों को कि कोई निम्न जाति का व्यक्ति सामने से आ रहा है और वो उस रास्ते से ना जाएं। तो ये चीज़ें हमारी जाति व्यवस्था के बारे में बहुत बताती हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर था उस वक्त और किस तरह से उन्हें ट्रीट किया जाता था, किस तरह से उन्हें व्यवहार किया जाता था। अब हम आगे देखते हैं। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। क्या कहा गया है? ये है चित्रण, इसको ध्यान से पढ़िए। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। आप जानते हैं राजा राजा लोग जो होते हैं उनके बड़े राजसी ठाट होते हैं, तो जब भी जहाँ भी जाते थे तो बहुत ही साजो सामान होता था उनका। ठीक है। थोड़े मोड़े में थोड़े से में तो काम चलना है नहीं उनका। इसमें क्या होता था, इनमें हथियारों के अतिरिक्त जो होती थी रोज़मर्रा में उपयोग आने वाली चीज़ें, जैसे बर्तन, असबाब, यानी सोने के पायदान, ऐसी चीज़ें भी वो यात्रा में भी अपने साथ ले जाते थे। खाने पीने का सामान होता था, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेला गाड़ियों पर
ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थीं। इस विशाल सेना के साथ संगीतकार भी होते थे, नगाड़े, बिगुल, तुरही बजाते हुए चलते थे। तो आप देखते हैं ना कि इनके राजसी ठाट है, आपने सुना होगा कि देखो इनके कैसे राजसी ठाट है। राजसी ठाट का मतलब होता है खूब सारे जो उनके विलास की चीज़ें होती हैं, ठीक है? और सिर्फ़ जीवन जीने के लिए सिर्फ़ ऐसी वाली चीज़ें नहीं ले आते हम और आप जैसे लोग जो जाते हैं, हम बैग में क्या करते हैं, ज़रूरी सा सामान ले जाते हैं। लेकिन उन्हें अपने सारे ठाट-बाट भी वो कहीं भी जाते हैं, उन्हें तब भी चाहिए, ठीक है? फिर क्या हुआ, रास्ते में पड़ने वाले गाँव वालों को उनका सत्कार भी करना पड़ता था। और वो ये भी चाहते थे कि वो जहाँ से भी गुज़रें, लोग उन्हें सलाम ठोकें, ठीक है? वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते और जानवरों को भी चारा देते उनके। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेनाएँ अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गाँव वालों की झोपड़ियाँ हाथी कुचल जाते थे और व्यापारियों के काफ़िलों में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाण भट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूबी जाती थी। सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीज़ों की सूची बनाइए और ग्रामवासी राजा के लिए क्या-क्या लेकर आते थे, आप ये भी बताइए। ये सब इसी में लिखा गया है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन है आपका, इसमें से पढ़कर आप इन सब 2 सवालों के जवाब दे सकते हैं, ठीक है? अब इस बॉक्स में भी कुछ लिखा हुआ है, इसे भी पढ़ लेते हैं। मानचित्र 6, पृष्ठ संख्या 76-77 में अरब ढूँढिए। ये देखिए आपको कहीं और ढूँढने पड़ेंगे, ये इस पार्ट से रिलेटेड नहीं है, अन्यत्र इसीलिए लिखा हुआ है। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप, पृष्ठ संख्या 92 में देखना है आपको, इसके बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन जो घुमक्कड़ी कबीले के होते थे, ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। आप हम सब जानते हैं कि जो रेत होता है, रेत जो होती है, रेगिस्तान है, वहाँ वहाँ रेगिस्तान का जहाज़ किसे कहा जाता है? ऊँट को, क्योंकि उसकी शरीर की बनावट ऐसी होती है, वो बहुत ऊँचा होता है, कम पानी में रह जाता है, तो इस वजह से वो ऊँटों पर ही वहाँ सारा काम चलता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत करी, जिसे आज हम इस्लाम धर्म जिनके अनुयायी हैं मुस्लिम्स, वे उस तरह से भी जानते हैं। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को ही सर्वोपरि माना और उसके बाद सभी को माना गया है। जैसे ईसाई धर्म में वो गॉड मानते हैं, ठीक है, ईसा मसीह को, और सिर्फ़ एक ही भगवान है उनके। और इसी तरह इस्लाम में भी सिर्फ़ अल्लाह ही हैं जो सर्वोपरि हैं, उनके ऊपर और कोई नहीं है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ जो हैं, कुरान का एक अंश दिया गया है, तो कुरान का यह अंश हम पढ़ते हैं कि मुसलमान स्त्रियाँ और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान, स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्री पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री पुरुषों के लिए, अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी लेकर आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो आज पाकिस्तान में है, इनको जीता। मोहम्मद बिन कासिम, जो आप सुनते हैं, 712 में जो आए थे, वो अपने साथ पहले पहल इस धर्म को यहाँ लेकर आए थे। उन्होंने इस धर्म को यहाँ इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। और मानचित्र 6 में उन रास्तों को ढूंढना है जिनसे नाविक और सिपाही इस उपमहाद्वीप में आए होंगे, कि जब अरब देशों से इधर कैसे आया जाता था, वो जगह आपको देखनी है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और इसके साथ ही ये कुछ उपयोगी शब्द भी हैं जो आपको देखने हैं, इनका अर्थ देखना है। ये इसमें आए हैं और मैंने अंडरलाइन भी करवाए हैं जब भी हम इन शब्दों से होते हुए गुजरे हैं। तो ये चैप्टर होता है यहीं समाप्त। इसके तीसरे भाग में, अगर आपने पहले के 2 भाग इसके नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए, और अगर आपके पास बुक है, पाठ्यपुस्तक है, उसे भी देखिए, पढ़िए, उसमें अंडरलाइन करिए, जो भी ये वर्ड्स दे रखे हैं, ये मायने दे रखे हैं, ये चीज़ें मानचित्र हैं, ये चीज़ें आपको उस पाठ को और भी बेहतर तरीके से समझने के काबिल बनाएँगी। आपने इस लेसन को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद।